उसे सुलगाने के लिए मैं इस्तज़ाया अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। वीरा की आवाज सुनकर मेरी हंसी को ब्रेक लगे। वो कह रही थी, मुझे मालूम है कि आजकल तुम बहुत खुदगर्ज और वहशी हो गए हो। अपने सुस्त रफ्तार साथियों को अपने हाथ से गोली मारकर हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हो, मगर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अब भी हर 2 घंटे बाद मेरी खैरियत जाननी चाहते हो। फिलहाल मैं तशद्दुद से महफूज हूं और ये लोग मेरी मुनासिब देखभाल भी कर रहे हैं। तो उसने शायद जानबूझकर हदायत पर पूरी बात अंग्रेजी में की थी। हौसला बुलंद रखो, तुमको किसी भी वक्त खुशगवार हैरत का सामना हो सकता है। हम अपना आखिरी अल्फाज मेरे मुंह में रह गए क्योंकि क्लिक की आवाज के साथ फोन का सिलसिला मुनक़ता हो चुका था। सब कुछ इसी तरह होता चला गया जैसा आपने सोचा था। ये कहते हुए गजाला का चेहरा अंदरूनी मुसर्रत से गुलनार हो रहा था। ऐसी पेचदार और टेढ़ी गुफ्तगू हम में से किसी के बस की बात नहीं थी। जुबान का जख्म तलवार से ज्यादा कारी होता है। सुल्तान शाह बोला, वैसे तो सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही हो चला था, लेकिन मैं बार बार ये सुन रहा था कि वीरा अपने बारे में तुम्हारे जालमाना फिक्रें सुन रही होगी। तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? दुश्मन की कैद में फंसी हुई एक औरत अपनों की ऐसी बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर गद्दारी की राह पर भी चल सकती है। इस बारे में तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था। ये रास्ता वीरा ही ने मुझे समझाया था। मैंने वजाहत की। उसने जान के जहन में यह बात बिठा दी है कि आजकल मेरे और उसके ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार है। वीरा समझ रही होगी कि मैं उसी की दी हुई हिकमत अमली को आगे बढ़ा रहा हूं। ये मेरे दिमाग का फतूर नहीं है। मेरा काम निशानदही का था जो मैंने पूरा कर दिया। तुम वीरा को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो तो फिर ये ठीक ही होगा। दरअसल तुमने अपना आखिरी जुमला जिस तरह अधूरा छोड़ा, इससे अंदाजा हो रहा था कि दूसरी तरफ से फोन अचानक ही बंद किया गया है। हो सकता है कि वहां एक ही नंबर पर 2 फोन लगे हुए हो। जब जान तुमसे बात कर रहा था तो वीरा खामोशी से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वीरा के बोलने की बारी आई तो जान खामोशी से बात सुनने लगा। तुम्हारी जुबान से उर्दू के नाकाबिले फहम फिक्रे सुनते ही तो उसने लाइन काट दी ताकि वीरा को अपनी मादरी जुबान में कोई खुफिया पैगाम ना पहुंचा सको। महर से आंखें फाड़े सुल्तान शाह की बात सुनता रहा। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मुझे कहना पड़ा, खुदा की पनाह, आज मुझे अंदाजा हुआ कि अब तुम्हारा मुशाहिदा बहुत तेज हो चुका है और तुम चाहो तो बहुत मंतकी अंदाज में हर बात का तजिया भी कर सकते हो। तुम्हें ये वसफ मुबारक हो। वो हंसकर बोला, तुम्हारी मौजूदगी में मैं आम तौर पर अपने ज़हन पर जोर नहीं देता। इस वक्त मेरी दानिश में तुम गलती का इर्तिकाब कर रहे थे, इसलिए मुझे जरा जरा सी बात पर ध्यान देना पड़ा। वो आपकी चाल में आ गया है। अब जो कुछ भी होना है जल्द ही हो जाए। इस घर में वीरा की कमी पूरी तरह महसूस हो रही है। गजाला ने दोनों हाथ दबाते हुए पुरजोश लहजे में कहा, जब तक रास अलमेडा हमारी तहवील में है तुम बेफिक्र रहो। वो वीरा की पूरी तरह देखभाल करेगा। अब हमारी किसी भी पेशरफ्त का इन्हिसार ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट पर है। देखना है कि वो कब मौसूल होती है। आज दोपहर तक इसका नतीजा सामने आ जाना चाहिए। सुल्तान शाह बोला। मैंने खामोशी से अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। सुल्तान शाह ने फौरन ही मुझे टोक दिया, शराब नोशी बड़ी हद तक कम कर देने के बाद तुम्हारी सिगरेट नोशी में गैर मामूली इजाफा हो गया। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसे भी कम कर सको तो बेहतर होगा। पता नहीं सुलगते हुए कागज और तंबाकू का जहरीला धुआं निकलने और उगलने से क्या लुत्फ आता होगा। मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश न करो। दोस्ताना हमदर्दी अच्छी चीज होती है, मगर डैनी रहकर ही खुश हूं। जिस दिन मैं अपनी बुरी आदत तर्क करके सुल्तान शाह बन गया, हमारी आपस में ठन जाएगी। ओह, तुम शायद मेरी बात का बुरा मान गए। उसने फौरन ही मुआवजत चाहने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात काट दी। मैं कुछ बोलने भी न पाया था कि फोन आ गया। जान का फोन आया था। अव्वल खान ने किसी तमहीद के बगैर अपनी बात शुरू कर दी। रास अलमेडा से बात करके वो बहुत खुश था। मैंने उसे पहले ही ब्रीफिंग दे दी थी कि इन दोनों में किसी किस्म की साहसी गुफ्तगू का आगाज हुआ तो फोन बंद कर दिया जाएगा। रास अलमेडा बहुत मोहतात था। उसे ये जानकर बहुत इत्मीनान हुआ है कि वीरा उसके दस्ते रास्त के कब्जे में और वो दोनों के तबादले के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब तक इस चमूद का कोई हल नहीं निकल आता, हम रास अलमेडा से रवायती बाज पुरुष नहीं कर सकते। तुम नरमी से काम लेकर देखो, हो सकता है कि रवानी में वो अपने अज़्म पर कोई रोशनी डाल सके। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जान से बात हो जाने के बाद उसकी खुद एतमादी बड़ी हद तक बहाल हो गई है। वो मुश्किल ही से जुबान को लेगा। उसे जान को बता दिया कि पकड़े जाने के बाद उसे खासा तशद्दुद सहना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उसे कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैंने सोचा है कि जिस्मानी तशद्दुद के बजाय उस पर दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। इसके आसाब को कमजोर करने के लिए उसे चाय में ऐसी दवा देनी शुरू कर दी गई है जो उसे नींद लाए बगैर इस्मेलाल और गहरी नकाहत के एहसास में मुब्तला कर देगी। इस दवा की चंद खुराकों के बाद इस पर मसाहलत और समझौते का मूड तारी हो जाएगा, तो मैं इस पर वक्त सर्फ करूंगा। इस वक्त तक सागा का चक्कर भी खुल जाएगा। तो उसने मुझे परेशान किया हुआ है। इस वक्त मैं डेयरी की तरफ जा रहा हूँ, वहां का जायजा लेकर अस्पताल का रुख करूंगा। इससे गुफ्तगू खत्म करने के बाद भी मेरा ज़हन उसकी बातों में उलझा रहा। वो एक पेशावर आदमी था और हर काम में पेशावराना अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करता था। मैं इस वक्त तक पूछगछ के लिए जिस्मानी तशद्दुद हुई को बेहतरीन तरीका तस्वुर करता था। सिर्फ सागा का मामला ऐसा था कि मैं तशद्दुद करके भी उसकी जुबान नहीं खुलवा सका
मगर वीरा ने मोहब्बत और नरमी के जरिए उससे इस कदर मशहूर कर लिया कि उसने बेचूक चुनाव वीरा के सवालात के जवाब दे दिए। मैं पाकिस्तान की सरजमीन से हेरोइन के इस्तेमाल को जड़ से उखाड़ फेंकने की खोलनाक लड़ाई लड़ रहा था और इस लड़ाई में हेरोइन की कमाई पर पलने वाले मकामी और बैनुल अक़वामी मुजरिम मेरे खिलाफ सफरा थे। मैं बहुत करीब से देख रहा था कि इस नाजायज सौदागरी से हासिल होने वाली खतीर रकूम बेशुमार गैर कानूनी धंधों के फरोग में इस्तेमाल हो रही थी, जिनमें असलहे की स्मगलिंग सरे फहरिस्त थी। इस वक्त अव्वल खान ने बातों ही बातों में एक और होलनाक वबा की निशानदेही की थी। इसे रासल मेंढक के असाब और कुव्वत इरादी को महज चंद खुराकों में तबाह करने के लिए किसी दवा के इस्तेमाल का जिक्र किया था। मैं जानता था कि मुल्क भर में ऐसी खतरनाक और मुसक्कन दवाएं खुले बंदों रेवड़ियों की तरह बेची जा रही थी, जो धीरे धीरे इंसान की गौर फिक्र की सलाहियतों, असाब और अज़्म और हिम्मत को तबाह करके इसे अपना असीर बना लेती थी। बहुत से पढ़े लिखे लोग इन दवाओं के मोहलक असरात पर गौर किए बगैर महज वक्ती सुकून के लिए इनकी इब्तिदा करके रफ्ता रफ्ता इस कदर आदी होते जा रहे थे कि चंद गोलियां लिए बगैर इनका सोना नामुमकिन हो गया था। किसी माहिराना तिब्बी मशवरे और देखभाल के बगैर बड़े पैमाने पर फरोग पाने वाला रुझान हलाकत खेज था। दुख की बात यह थी कि ऐसी अदवाया पर अजारादारी रखने वाले मगरबी ममालिक में ऐसी हिसास और खतरनाक दवाओं की एक खुराक भी नुस्खे के बगैर नहीं खरीदी जा सकती थी। मुस्तनद माहिरीन की वाज़ेह तिब्बी हदायत के बगैर ऐसी दवाओं की खरीद और फरोख्त संगीन जुर्म थी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को इन दवाओं की जरखेज मंडी बना लिया गया था। पाकिस्तान में नशे को हर समत और हर जाविये से फरोग देकर इस मुल्क की नई नस्ल की रगों में जहर फैलाया जा रहा था और मुतलका इदारे मुआशरे में खामोशी से फैलने वाली इस तबाही पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अलमिया यह था कि दाना दुश्मन बहुत होशियारी से और बज़ाहिर एक दूसरे से अलग रहकर इस मुल्क की जड़ों में जहरीली आदात की आबियारी किए चला जा रहा था और नादाम मुल्क दोस्त अपने कोताह बीनी, बेपरवाही या फिर बेखबरी की वजह से इस तूफान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनकी गफलत आने वाले दिनों में इस मुआशरे पर कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। गजाला और सुल्तान शाह ने समझ लिया था कि अव्वल खान ने मुझे जान के खून की इतला देने के लिए रिंग किया था, इसलिए इन दोनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अपनी सोचों पर मेरा जहन भारी होने लगा तो मैंने ड्राइंग रूम छोड़कर अपनी ख्वाबगाह में जाने का फैसला कर लिया। नशा अवर, मुसक्कन और ख्वाब अवर अशिया के बारे में सोच सोच कर मुझे नींद सी आने लगी थी। मुझे 8 बजे के बाद अव्वल खान की आमद पर बेदार कर दिया गया। दीवारगिर घड़ी पर नजर पड़ते ही मुझे ख्याल आया कि 7 बजे वीरा का दूसरा फोन आना था। मैंने हड़बड़ाकर बिस्तर छोड़ दिया। 7 बजे वीरा का फोन आना था, इसका क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैंने बिस्तर से उतरती गजाला से पैर दर पैर सवालात का डाले। वो अपनी याकूती होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मैं 6:45 बजे आपको उठाने के इरादे से आई थी, मगर आप गहरी नींद सो रहे थे। मेरा दिल नहीं चाहा कि आपकी इतनी अच्छी नींद खराब करूं। वीरा का फोन आया था, उससे सुल्तान शाह ने मुख्तसर से बात की थी। वो बहुत खुश है। वीरा भी अभी तक खैरियत से है। हो सकता है जान नेक नियति से अपने वादों पर अमल करना चाहता हो। गजाला की इस मासूमाना खलूस पर मुझे हमेशा ही टूट कर प्यार आता था। हर वक्त मेरे आराम और आसाइश का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मैंने मुंह बनाकर उसे पूछा, इस वक्त नहीं उठाया था तो अब अव्वल खान को रुखसत क्यों नहीं कर दिया? इस वक्त भी मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था। मुझे बिला वजह गुस्सा दिलाने की कोशिश न करें। वो मेरा मूड समझकर शौकी से बोली। वो भी रात भर का जागा हुआ है और प्रोग्राम के मुताबिक एक लंबी दौड़ लगाकर यहाँ तक पहुंचा है। वो बहुत उदास और दिल गिरफ्ता है। आपसे बात करके उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसे जवाब देना मुनासिब नहीं था। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तैयार होकर जल्दी बाहर आ जाए, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, ये कहकर वो ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। मेरे होठों पर भी इख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कसल बंदाना अंदाज में खड़े खड़े एक कंगड़ाई लेकर अपने बदन का तनाव दूर किया और गौसल खाने की तरफ बढ़ गया। मैं ताज़ा दम होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो अव्वल खान अखबार के मुताले में मसरूफ था। धीमी आवाज में टेलीविजन भी चल रहा था। मुझे देखते ही उसने एक उदास मुस्कुराहट के साथ अखबार मेज पर डाल दिया। रात के वाक़े के बारे में अखबार क्या कहता है? मैंने उसके बराबर में बैठते हुए पूछा। इतनी ताखीर से रूनमा होने वाले गैर मुतवक्का वाक़यात सुबह के अखबारों में जगह नहीं पाते। इनसे शाम के अखबारात अपनी सनसनीखेज शायद सुर्खियां निकालते। यही वजह है कि पुलिस वाले अपने बेशतर मंसूबों पर अमल रात गए करते हैं ताकि बारसूख मुलजमों के हमदर्द तेजी से मैदान में ना सकें। शाम को देखो कि क्या लिखा जाता है। जख्मी का क्या हाल है? मैंने पूछा। गोली उसके पेट के ऊपरी हिस्से में लगी है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। मैं उसी से बात करके सीधा यहाँ आया हूँ। उसकी कहानी मेरे लिए हैरान कुन है, जो मुजरमों की निशानदेही नहीं कर सकती। फिर भी मैं इसका बयान सुनना चाहूंगा क्योंकि वही इसका अतलाना वारदात का वाहिद गवाह है। वो 3 अफराद थे जो ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने अपने चेहरों पर रुमाल बांधे हुए थे। वो गालबन काफी देर से इसी मकान में कहीं छुपे हुए थे और मेरे आदमियों की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि टेलीफोन हमले से कम 1 घंटे पहले नाकारा हो चुका था। उन्होंने इस वक्त धावा बोला जब मेरे दोनों आदमी तहखाने में मौजूद थे। दबे कदमों जीने तय करते उन्होंने साइलेंसर लगे हुए पिस्तौलों से फायरिंग शुरू कर दी। मेरे आदमियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका।
और वो दोनों गोलियां खाकर गिर गए। जख्मी होने वाले को होश आया तो सागा गायब था और तहखाने से बाहर जाने वाला रास्ता बंद था। वो पूरी कोशिश के बावजूद इस मजबूत दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो सका। हमलावर वापसी में इन दोनों के हथियार भी अपने साथ ले गए थे। ये बात मुआवजे से कम नहीं है कि इन तीनों की अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद जख्मी होने वाले को सिर्फ एक गोली लगी है। मालूम होता है कि हमलावर अनाड़ी थे, निशाना लेकर फायर करते तो दूसरा आदमी भी जाया हो सकता था। इसे कई गोलियां लगी हैं मगर वो सब जिल्द को छूती या छेदती हुई गुजर गई। असल नुकसान इस गोली ने पहुंचाया जो पेट में लगी है। कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन थे। अव्वल खान ने गुस्से से पीछे ताप खाते हुए कहा, इनके बारे में तुम्हारे आदमी ने जो बात भी बताई हो वो दोहरा डालो। उसे ज्यादा गौर करने का मौका ही नहीं मिल सका। वो तीनों किसी बलाए नागहानी की तरह तहखाने में दाखिल हुए थे, मगर हाँ इसने एक दो बातें जरूर बताई हैं। इनमें से एक की चाल नॉर्मल नहीं थी। वो लचक कर या अपनी कमर बल देकर जीने तय कर रहा था और वही सबसे आगे था। अव्वल खान के निल्फाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया और मैंने बेसाख्ता पूछा, लचकीली चाल वाला कोई गोरा और दराज कामत तो नहीं था? ये उसने बताया ना मैंने पूछा। मेरे रद्द अमल ने अव्वल खान को हैजान में मुब्तला कर दिया। अगर ये सवाल अहम है तो हम अभी अस्पताल चलकर उससे बात कर सकते हैं। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई नाम आ रहा है? किसी मर्द की और सेहतमंद मर्द की लचकीली चाल हर एक की नजरों में आ जाती है। अगर तुम्हारा आदमी मेरे सवालों का जवाब इस बात में देता है तो यूं समझ लो कि तुम्हारे आदमी के कातिल की गर्दन तुम्हारी गिरफ्त में है। तो फिर चलो। तो मेरा बाजू थाम कर इस तरारी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। इंतजार किस बात का है? अभी इससे पूरी मालूमात हासिल के लिए थे। अगर हमलावर मेरे हाथ आ गए तो मुझे चैन आ जाएगा। हमारा पेशा ऐसा है कि हम हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। मौत के जबड़ों में हाथ डालकर अपने मकसद और जिंदगी की लड़ना ही हमारा मिशन है। हमारे लिए जानो माल के नुकसानात मामूल में शामिल हैं, लेकिन इस बार मेरे आदमी मुकाबले के बगैर मकारी का निशाना बनाए गए हैं। इस खलिश ने मेरा खून खोलाया हुआ है। अगर तुम बेमकसद इशारों की मदद से मेरे मुजरमों तक पहुंच सको तो ये कमाल होगा। अव्वल खान अव्वल दर्जे का मुहब्बे वतन और जज्बाती शख्स था। वो जज्बाती ना होता तो स्पेशल टास्क फोर्स में पुरखतर रोजी कमाने के बजाय किसी शानदार शहरी दफ्तर में कुर्सी तोड़कर दुनिया जहान की आसाइशें समेट रहा होता। अपने आदमियों के लिए उसकी बेचैनी और खालिश काबिल फहम थी। मैं नाश्ते का इंतजार किए बगैर उसके साथ जाने पर आमादा हो गया। हमारे मुड़ते गजाला नाश्ते की ट्रे लेकर बावर्ची खाने से निकल आए और हैरत से बोली, अरे आप दोनों नाश्ता किए बगैर कहाँ जा रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से गरम गरम अंडे और टोस्ट फ्राई किए हैं, नाश्ता करके चलेंगे। अव्वल खान ने गजाला का दिल रखने के लिए धीरे से कहा, रात भर की बेदारी के बाद मैं भी माकूल और भारी नाश्ते की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। गजाला पेट की जरूरतों का हर वक्त ख्याल रखती है। मेरा ख्याल था कि गजाला ने मुश्किल ही से कमर सीधी की थी, मगर हम दोनों की खिदमत करते हुए उसका चेहरा यूं शादाब और शगुफ्ता था जैसे उसकी जिंदगी का महवर ही वही रहा। मुझे ये फिक्र भी दामनगीर थी कि 9 बजे वीरा का तीसरा फोन आने वाला था। सुल्तान शाह शायद नींद की वादियों में खोया हुआ था। घर में सिर्फ गजाला ही थी। अगर वीरा से पहले चांद फोन पर मौजूद होता तो वो परेशान हो सकती थी। मैं जल्दी जल्दी नाश्ते में मसरूफ हो गया ताकि 9 बजे से पहले अस्पताल से घर वापसी का इम्कान पैदा हो सके। तुम्हारे फोन पर 10 बजे तक ऑब्जर्वेशन लगा दिया जाएगा। अव्वल खान ने नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए मुझे मुतल्ला किया। अगर वीरा 2-2 घंटे के वक्फे से फोन करती रही तो दोपहर तक कोई नतीजा सामने आ जाएगा। इससे 7 बजे बात हो चुकी है, अब 9 बजे इसका फोन आएगा। गजाला ने कहा, मैं ये सोच सोच कर लरज उठता हूँ कि अगर रास अलमेडा हमारे हाथ से निकल जाता और वीरा भी अगवा हो जाती तो इस बेचारी का क्या हशर होता। गनीमत है कि अब वो हैवानी तशद्दुद से बची हुई है। अव्वल खान ने कहा, तुमने इस फ्लैट पर अपने आदमी तो मामूर नहीं किए। मुझे अचानक ही वो भूली हुई बात याद आ गई। मैंने तुमसे बात होते ही रात को 3 आदमी इधर रवाना कर दिए थे। इनमें से एक मलंग के रूप में सामने वाले दरख्त के नीचे डेरा लगाए बैठा है। इन्होंने इधर का रुख किया तो वापस नहीं जा सकेंगे। मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा। वो हमसे खौफजदा हैं, मैंने एतमाद से कहा। अव्वल खान के इस्तफसार पर मैंने उससे अपने एतमाद का सबब बताया तो वो इस दिलचस्प सूरत हाल से खासा महसूस हुआ। हम जान से खाइफ थे कि वह हमारे फोन नंबर के सहारे फ्लैट पर कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा और वह हमसे खौफजदा था कि हम उसे हमले पर उकसाकर पकड़ने या मारने की साजिश कर रहे हैं। दुश्मन किसी वक्त भी कुछ चाल चलने का फैसला कर सकता है। अव्वल खान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, बेहतर यह कि जान की सरकोबी होने तक मेरे आदमी यहाँ मौजूद रहें और जरूरत के वक्त काम आ सके। नाश्ते से फारिग होते ही हम अस्पताल जाने के लिए निकल खड़े हुए। अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए अव्वल खान ने मुझे इस बारिश और गंदे मजूब के बारे में बताया जो एक दरख्त के नीचे बेखबरी के आलम में विराजमान था। अव्वल खान का जख्मी कारिंदा जना अस्पताल में जेर इलाज था। उसे अलग कमरे में डालने के बजाय अस्पताल के जनरल सर्जिकल वार्ड में एक बिस्तर दिया गया था। इस तवील हाल में तकरीबन सारे बिस्तर आबाद थे और अक्सर बिस्तरों पर ऐसे ऐसे मरीज मौजूद थे जिन्हें देखकर रुआं रुआं कांप उठता था। क्या इसे कोई प्राइवेट कमरा नहीं मिल सकता था? मैंने हाल में से गुजरते हुए पूछा। यह सरकारी अस्पताल है। अव्वल खान की आवाज गैर इरादी तौर पर तल्ख हो गई। जनरल वार्ड में हर वक्त कोई ना कोई डॉक्टर और तिब्बी अमला मौजूद रहता है। अलग कमरों में रहने वाले मरीज घंटों इनकी सूरत देखने के लिए तरसते रहते हैं। अमले की कमी और एहसास जिम्मेदारी के फुकदान की वजह से इलाज के लिए जनरल वार्ड ही बेहतर है। आराम करना हो तो होटलों के कमरे अस्पताल से कहीं बेहतर होते हैं।
अव्वल खान का आदमी अस्पताल के सफेद लिबास में बिस्तर पर दराज था। उसने बिस्तर से उठकर फीकी मुस्कुराहट से उसे सलाम किया। इसके पेट और सीने के निचले हिस्से पर मोटी ड्रेसिंग नजर आ रही थी। इसकी देखभाल के लिए शायद 4C का एक आदमी वहां मौजूद था। रिपोर्टें आ गई हैं, जख्मी ने कमजोर आवाज में बताया। डॉक्टर कह रहा था कि जख्म खतरनाक नहीं है, ज्यादा खून बह जाने की वजह से कमजोरी बढ़ गई है। कल सुबह गोली निकालने के लिए ऑपरेशन होगा तो खून भी चढ़ाया जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं, चंद रोज में तुम अपने कदमों पर चलने के काबिल हो जाओगे। अव्वल खान ने उस पर झुककर धीमी आवाज में कहा। हम हमलावरों की राह पर लग चुके हैं, वो जल्द ही अपने कैफे किरदार को पहुंचेंगे। वहां गुफ्तगू में वो एहतियात नागुज़ीर थी, क्योंकि कतार में लगे हुए बिस्तरों का दरमियानी फासला इतना कम था कि कहीं भी होने वाली बात आसपास के मरीज सुन सकते थे। यस सर, मुझे अफसोस है, हमारी गफलत की वजह से यह वाकया हुआ। हम दोनों जरूरत से कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए थे कि दुश्मन को हमारी बेखबरी में वार करने का मौका मिल गया। मैं जिंदगी भर खुद को सरवर की शहादत का जिम्मेदार समझता रहूंगा। उसकी बीवी बच्चों के बारे में सोच सोच कर मेरी शर्मिंदगी और बढ़ रही है। ज्यादा सोचो और ना ज्यादा बातें करो। अव्वल खान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए नरमी से कहा। सरवर की शहादत इस तरह लिखी गई थी कि उसे कोई नहीं टाल सकता था। अब उसके खून का बदला लेना हम पर फर्ज है। हम इसी बारे में कुछ और बातें करने के लिए आए। सर अब कितने मेहरबान हैं, बिल्कुल सके बाप की तरह। वो जज्बात से मकलूब होकर बढ़ाई हुई आवाज में बोला। आपकी यह मोहब्बत और मेहरबानी हमें बार बार दुश्मन से लड़ने का नया हौसला देती है। मेरे पेट में गोली न लगी होती तो मैं खुद भी आपके साथ सरवर के कातलों की तलाश में निकलता। आप हुक्म करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सरवर मेरा भाई था, हम 9 बरस से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। इसके कातलों को सजा दिलवाना मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को हर हाल में पूरा करूंगा। मैं जख्मी से गहरी हमदर्दी महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि वो चर्ब जुबान न होने के बावजूद ज्यादा बोलने का आदी था और उसकी ये आदत मेरे लिए मददगार साबित हो सकती थी। डैनी को तुमसे चंद सवाल पूछना है। अव्वल खान ने यह कहकर मेरी जगह खाली कर दी। तहखाने पर हमला करने वाले तीनों आदमियों के चेहरों पर रुमाल बंधे हुए थे। मैंने ताई तलब लहजा में पूछा। जी साहब। उसे मेरे पहले सवाल की अमूमी नौयत पर कदरे हैरत हुई थी, मगर उनकी आंखों से ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था, जिसे तुमने जरूर देखा होगा। देखा था मगर बस पल भर के लिए। उनमें से किसी को पहचानना मुश्किल होगा। इनमें से कोई गोरा चिट्टा नौजवान भी था। मैंने पूरी उम्मीद लहजा में पूछा। ये तो मुझे पता नहीं कि वो नौजवान था या अधेड़ उम्र, लेकिन आगे आने वाले का रंग गोरा था, उसकी चाल बिगड़ी हुई थी। वो इस तरह लचक लचक कर सीढ़ियां उतर रहा था जैसे उसके कोले की हड्डियों में तकलीफ हो। उसके जवाब पर मेरे दिल की धड़कन तेज होगी। मेरा इब्तदाई अंदाजा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा था। लिचकीली चाल वाले इस गोरे आदमी के बारे में अपने ज़हन पर जोर देकर और बातें भी याद करने की कोशिश करो। वो पकड़ा गया तो यूं समझो कि तीनों मुजरिम अव्वल खान के हाथ आ सकते हैं। वो फौरन कुछ नहीं बोला तो उसकी आंखें पुरख्याल अंदाज में छत पर जम गई, जैसे वो अपने ज़हन में तहखाने का खूनी मंजर ताज़ा कर रहा हो। फिर वो रुक रुक कर बताने लगा। वो काफी तगड़ा और लंबा था। उसके खुले हुए गिरेबान में एक सुनहरी चेन झूल रही थी और शायद उसकी उंगलियों में कई चमकदार अंगूठियां भी थीं। इससे आगे कोई और बात मुझे याद नहीं आ रही। इन्होंने आते ही हम पर फायर खोल दिया था। कुछ देखने या सुनने से पहले ही मैं गिर गया था। पेट में गोली लगने से पहले कई गोलियों ने मुझे जख्मी कर दिया था। तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तारीफ लहजा में कहा। अब कातिल गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मैंने कराची के बाजार हुस्न से सागा का सुराग हासिल करके उसके जख्मी होने तक की कहानी कमोबेश अपने तमाम साथियों को सुनाई थी, जिसमें सिर्फ इन अहम किरदारों का जिक्र शामिल था जिनका सागा से बराह रास्त या गहरा ताल्लुक था। वहां मैंने मजीद जो कुछ देखा या सुना वो मेरा अपना मुशाहिदा था, जिसका जिक्र मैंने गोल कर दिया था। सागा की इस कहानी में जमर्द बाई उर्फ डेरेदारनी, नादिया उर्फ शमिया और खुद सागा का तफसीली जिक्र आता था। बाकी किरदारों का जिक्र महज दलालों के तौर पर आया था। हकीकत यह थी कि इस वक्त मेरी नजरों में सनी, जवी, इल्मुद्दीन और फखरू वगैरह इस बाजार में सनमगिरी और जिस्म फरोशी करने वाले लड़कियों और औरतों के बेजमीर दलाल थे और इसी वजह से किसी तफसीली राय जनी के हकदार नहीं थे। अव्वल खान ने अपनी इब्तदाई बातों में लचक कर चलने वाले एक मुजरिम का हवाला देकर मेरे ज़हन के कई बंद दरीचे खोल दिए थे। सनी इसी बाजार के गुनाहों में पैदा होने और परवरिश पाने वाला एक गोरा चिट्टा सेहतमंद और खूबरू नौजवान था, जिसे इस बाजार की बोदोबाश और मुआशरत ने मुकम्मल मर्द रहने दिया था। न ही वो अपनी फितरी साख्त को खैर बात कहकर औरत का रूप धार सका था। वो जो कुछ भी था अपने हाल में मगन था। उसने अपनी जात के तजादात को छुपाने के लिए तीसरी जिन्स का स्वांग रचाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। वो जाहिल मगर कड़ियल नौजवान औरतों में पलने बढ़ने की वजह से बहुत सी जनाना आदतों में मुब्तला था। उसकी बोल चाल का लबो लहजा भी औरतों जैसा था, जो खालिस मर्दाना आवाज में बहुत अजनबी और इबरत अंगेज महसूस होता था। सेहतमंदी के बावजूद उसके बदन में निस्वानी नरमी और गुदाज मौजूद था। सबसे बढ़कर यह कि वो अपनी कमर को बल दे देकर इंतहाई लचकीले निस्वानी अंदाज में चलता था। उसकी ये आखिरी खराबी इतनी नुमाया थी कि मेरे ज़हन से चिपक कर रह गई थी। सागा के मामले में बज़ाहिर उसका किरदार न होने के बराबर था। मेरे मुज़ाकरात जवी और उसके साथियों से हुए थे। मुझसे रकम भी उन्होंने ही ईंटी थी और फिर आखिर में सनी को कोई मामूली सा लालच देकर
मुझे डेरेदारनी के नए ठिकाने पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। गार्डन ईस्ट में डेरेदारनी ने भी सनी को कोई अहमियत नहीं दी थी। उसे अपने ब्लाउज में से 100 रुपए का नोट देकर बरामदे में से ही रुखसत कर दिया गया था। इन वाकयात की रोशनी में सनी का किरदार काबिल रहम जरूर था, लेकिन किसी भी एतबार से काबिल जिक्र नहीं था। अव्वल खान की बातों से मेरे ज़हन में सनी की लचकीली चाल का तस्वुर उभरा। तब भी मुझे यकीन नहीं था कि तालीम और मुनासिब सोहबत से महरूम वो बेतौकीर नौजवान कोई बड़ा जुर्म करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन सुराग फिर सुराग होता है। मैं मजीद वजाहत के लिए अस्पताल पहुंचा तो वारदात के चचमदीद गवाह का हर लफ्ज़ चीख चीख कर सनी का नाम दुहराता था। मेरे लिए वो हैरान कुन सूरत हाल थी। बादियों नजर में हकीर बेजरर बल्कि नाकारा नजर आने वाला एक शख्स अचानक ही सहनफरी गिरोह के सरबराह और सफाक कातिल का रूप धार चुका था। मजीद पुरस्कार बात यह थी कि सनी मुझे डेरेदारनी के बरामदे में छोड़कर उल्टे कदमों वापस चला गया था। वहां जो कुछ हुआ उसके जाने के बाद ही हुआ। सवाल यह था कि उसे कैसे मालूम हुआ कि हम लोगों ने सागा को अस्पताल से निकाल कर नादरा के मकान में मुंतकिल कर दिया था। मुझे महसूस होने लगा कि सनी दर हकीकत वो नहीं था जो नजर आता था। उसके बातिन में कोई खबीस और सफा का मुजरिम पोशीदा था, जो अपनी सादा लूही से लोगों को फरेब देकर बड़े मुजरमाना मकासद के लिए मसरूफ अमल था। अव्वल खान इस्तफ्तार तलब निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आहिस्तगी से कहा, अब बाहर चलकर बातें होंगी। तुम्हारे मुजरिमों में से एक की निशानदेही हो चुकी है। वो कौन है? तुम किस पर शुबा कर रहे हो? अस्पताल से बाहर निकलते हुए अव्वल खान ने पूछा।